जय हिंद दोस्तों। डीसी मोटर में हम स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे थे। स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण। तो गति नियंत्रण में हम मोटरों के अभिलक्षण के बारे में समझा था। इससे पहले की क्लास में मोटरों की अभिलक्षण के बारे में समझा था। अब मोटर की अभिलक्षण के बारे में समझने के बाद हमको यह समझ में आएगा कि मोटर की हम गति को कैसे नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करते हैं तो उसमें कैसे नियंत्रित होता है। ये चीज़ हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो अब मोटर को हम नियंत्रित करना सीखेंगे कि कौन सी मोटर को किस मेथड द्वारा नियंत्रित हम कर सकते हैं। तो मोटर को अब हम गति को नियंत्रित करना सीखेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, आपसे पूछें कि जैसे मशीन हो गई, मशीन हमारी डीसी मशीन में डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में जो एफिशिएंसी की बात करें, उसके दक्षता की बात करें तो डीसी मोटर की जो दक्षता होगी तो दक्षता हमको सीखने से पहले हमको ये पता होनी चाहिए कि उसके अंदर लॉसेस क्या हो रहे हैं, कितना लॉसेस हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा दक्षता के बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर चलते हैं उस मोटरों की स्पीड कंट्रोल के बारे में समझेंगे। तो छोटा सा यहाँ टॉपिक है दक्षता, तो दक्षता को हम फिनिश कर देते हैं यहाँ पास। तो दक्षता किसकी, हम डीसी मोटर की दक्षता। तो डीसी मोटर की एफिशिएंसी को हम देखेंगे। तो डीसी मोटर की जो एफिशिएंसी होती है तो उसको हम जनरेटर में यदि हम पढ़े हैं, क्या जनरेटर में डीसी मोटर की दक्षता पहले डीसी मोटर की हानियां देख लेते हैं। डीसी मोटर की हानियां, लॉसेस ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में हानि कहाँ होती है, तो डीसी मोटर में हानि कहाँ होगी और कब होगी, कितनी होगी। तो हम डीसी मोटर में डीसी जनरेटर में जो हमने लॉसेस पढ़ा है, डीसी जनरेटर में जो हमने हानियां पढ़ी है, तो हमने बताया कि डीसी जो मोटर होती है तो एक ही मशीन होती है जो डीसी मशीन होती है। तो डीसी मशीन को हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की भांति यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो संरचना होती है, बनावट होती है, सेम टू सेम होती है। तो एक ही मशीन को हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की भांति कार्य कर सकते हैं। तो फिर उसमें होने वाली हानियां जो होगी तो एक ही प्रकार की होगी, मतलब एक ही जैसी होगी। जैसे मोटर में हो रही थी उसी प्रकार से जनरेटर में ही होगी। तो डीसी मोटर में जो हमने हानियां पढ़ी थी, डीसी जनरेटर में जो हमने हानियां पढ़ी थी, उसी हानियों के बारे में आप रिवीजन कर लेंगे, उसी के बारे में आप वीडियो देख लेंगे। तो फिर आपको यहाँ डीसी मोटर की हानियां के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम टू सेम हानियां हैं। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है कि फिर से यहाँ पास हानियां हम लिखाएं और हानियां आप पढ़ें। डीसी जनरेटर की हानियों को पढ़ लेंगे आप, कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पास आपको लिखा होगा, छपा होगा। तो डीसी जो मशीन होती है, डीसी मशीन कहे तो डीसी मोटर, तो डीसी मोटर की जो हानियां होती है तो डीसी जनरेटर के समान होती है। एक टॉपिक आपका ये हो जाएगा, डीसी जनरेटर के समान होती है। अब डीसी जो मशीन होती है, डीसी जो मोटर होती है, तो डीसी मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, मैक्सिमम अधिकतम दक्षता कब होगी। तो डीसी मोटर की जो दक्षता की हम बात करते हैं तो इसमें डीसी जनरेटर के समान हानियां होती है। हानियां कैसे होती है, डीसी जनरेटर के समान हानियां होती है। अब इसकी दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता मैक्सिमम कब होगी, डीसी जनरेटर की डीसी मोटर की दक्षता मैक्सिमम कब होगी। तो इसकी अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की।
इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? जो जनरेटर में फॉलो होता था वही चीज़ यहाँ मोटर में फॉलो होगी। जब उसकी परिवर्ती हानि है और स्थिर हानि, परिवर्ती हानि जब स्थिर हानि के बराबर हो जाती है, या तो बोले स्थिर हानि परिवर्ती हानि के बराबर हो जाती है, तो वह क्या होती है? मैक्सिमम दक्षता की स्थिति में होती है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे एफिशिएंसी इसकी कब होगी? जब परिवर्ती हानि बराबर स्थिर हानि, जब वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, तब इसकी क्या होगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। इस स्थिति में होगी अधिकतम दक्षता, इस स्थिति में होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी, इस स्थिति में होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो डीसी जो मोटर होती है मैक्सिमम इसकी दक्षता कब होती है? जब परिवर्ती लॉस और इसमें वेरिएबल लॉस क्या हो, इसमें परिवर्ती लॉस और स्थिर लॉस क्या हो? बराबर हो। तो डीसी मोटर की दक्षता कितनी होती है? तो डीसी मोटर की दक्षता यहाँ पास डीसी जनरेटर से कम होगी। कितनी होगी? डीसी जनरेटर से कम होगी। डीसी जनरेटर की जो दक्षता थी तो 90 से 95% थी। कितनी? 90 से 95% थी। लेकिन यहाँ पास जो डीसी मोटर की दक्षता होगी, तो डीसी मोटर की दक्षता होगी आपकी 85 से 90% होगी। कितनी होगी? 85 से 90% होगी डीसी मोटर की दक्षता। अब ये डीसी मोटर की दक्षता डीसी जनरेटर के अपेक्षाकृत कम क्यों हुई? तो इसमें जो डीसी मोटर की दक्षता होती है वो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो परिवर्तित करती है बैक ईएमएफ को, पश्च विद्युत वाहक बल को। तो यहाँ पास जो मोटर की दक्षता थोड़ी सी घट गई तो उसका कारण है पश्च विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक जो होता है बैक ईएमएफ जो होती है, तो बैक ईएमएफ को पूरा तो परिवर्तित करती है, लेकिन बैक ईएमएफ का मान यदि घट गया तो उसकी दक्षता क्या होगी? घट जाएगी। तो बैक ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करती है इसकी दक्षता, कितनी बैक ईएमएफ को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पा रही है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है इस मोटर की दक्षता। तो यह बैक ईएमएफ के ऊपर निर्भर करती है। बैक ईएमएफ का मान ज़्यादा रहेगा तो दक्षता ज़्यादा रहेगी, कम रहेगा तो वहाँ पर दक्षता कम होगी। तो इस प्रकार से डीसी मोटर में जो लॉसेस हैं और इसकी एफिशिएंसी है, दक्षता है, तो इन दोनों को हमने देख लिया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम शक्ति प्रवाह की। डीसी मोटर में जो शक्ति होती है, शक्ति का प्रवाह होता है, वो किस तरीके से होता है? डीसी मोटर का जो शक्ति का प्रवाह होता है वो किस तरीके से होता है? शक्ति प्रवाह को हम देख लेते हैं। पावर फ्लो देखेंगे। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, लपूस पे ऑफिशियल टेलीग्राम में सभी की नोट्स बनी हुई रखी है। वहाँ आप वहाँ जाके ज्वाइन करके वहाँ पास से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री। तो यहाँ शक्ति प्रवाह को हम देखेंगे कि शक्ति प्रवाह क्या होती है, कैसी शक्ति प्रवाह होती है इस मशीन में। शक्ति प्रवाह पावर फ्लो। तो शक्ति का प्रवाह कैसे होगा? तो जो यह मशीन होती है, जो डीसी मोटर होती है, तो क्या करती है? हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसको हम शक्ति प्रवाह में सबसे पहले इसको हम क्या देते हैं? इसको हम विद्युत ऊर्जा देंगे। क्या देंगे? इसको हम विद्युत ऊर्जा देंगे। तो यहाँ पास मशीन को दी गई विद्युत ऊर्जा, मोटर को दी गई
विद्युत शक्ति, मशीन को दी गई विद्युत शक्ति। तो मशीन को हम क्या देते हैं, इसको हम देते हैं क्या, वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज देते हैं मतलब इसको हम पावर दिए। तो यहाँ पास पावर हम P बराबर क्या लिखते हैं, VI, लेकिन यहाँ पास डायरेक्टली हम P बराबर VI नहीं लिखते, यहाँ पास हम पावर ही लिखेंगे। आपको P यहाँ पास दिखाने के लिए लिख दिया ताकि समझ में आए कि कैसे आया VI। तो इसको हम वोल्टेज एम्पीयर देते हैं, पावर देते हैं। जब इस मशीन को हम क्या करते हैं, पावर देते हैं, तो इस मशीन में क्या होगी, जो मोटर होती है, तो मोटर में जैसे ही हम पावर देंगे तो उसके आर्मेचर में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब आर्मेचर में जो धारा प्रवाहित होगी तो आर्मेचर में क्या लगा होता है, कॉपर लगा होता है। तो वह कॉपर क्या करेगी, उस धारा प्रवाहित होगी तो कॉपर जो है तो उस धारा का लॉस करेगी। तो यहाँ पास ताम्र हानि होगी, कॉपर लॉस होगा। क्या होगा, ताम्र हानि, कॉपर लॉस होगा। इसके बाद कॉपर लॉस होने के बाद जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जो हमने सप्लाई प्रोवाइड कराया है तो उस सप्लाई को किसमें परिवर्तित करेगी, जो हमारी मोटर है, तो लॉस करने के बाद बची हुई पावर को हम उसको बैक ईएमएफ में परिवर्तित कर देते हैं। और जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या करता है, बैक ईएमएफ यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पास आर्मेचर में क्या होगी, आर्मेचर में यांत्रिक शक्ति प्रदान होगी। आर्मेचर में क्या होगी, यांत्रिक शक्ति प्रदान होगी, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होगी। आर्मेचर में उत्पन्न हुई मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति। तो यहाँ पास क्या होगी, यांत्रिक शक्ति। क्या यांत्रिक शक्ति हमारा कौन उत्पन्न किया, बैक ईएमएफ उत्पन्न किया। कौन उत्पन्न किया, बैक ईएमएफ उत्पन्न किया। तो यहाँ पास लिखते हैं EB, बैक ईएमएफ उत्पन्न किया। तो यहाँ पास लिखेंगे EBIA, EBIA। तो ये हुआ बैक ईएमएफ EBIA, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित हुई और वही क्या हुआ, बैक ईएमएफ ही आर्मेचर में क्या की, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। तो यहाँ पास हमारी बैक ईएमएफ क्या हुई, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता यह है कि जो यह बैक ईएमएफ है अब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो वह मोटर क्या करेगी, घूमने लगेगी। बैक ईएमएफ के कारण ही क्या करेगी, मोटर घूमने लगेगी। अब जब मोटर घूमेगी तो उसमें क्या होगी, हमारे आयरन लॉस भी होगा, जो हमारे कोर बने हैं तो आयरन लॉस भी होगा। और घूमने के कारण बेयरिंग में क्या होगा, घर्षण, फ्रिक्शन लॉस होगा। तो मोटर के घूमने के कारण क्या होगा, घर्षण लॉस होगा और लौह हानि भी होगी, आयरन लॉस भी होगा। आयरन तथा घर्षण लॉस, लॉस बोले तो हानि, तो घर्षण लॉस। तो यहाँ पास घर्षण लॉस हुआ। इसके बाद हमारी जो मोटर है तो फाइनली हमको क्या की, शाफ्ट पर हमको यांत्रिक ऊर्जा हमको प्रदान करके दे दी। तो यहाँ पास शाफ्ट पर क्या मिलेगी, शाफ्ट पर यांत्रिक शक्ति लिखते हैं, यांत्रिक शक्ति। तो शाफ्ट पर क्या मिलेगी, यहाँ पास यांत्रिक शक्ति मिलेगी। किसमें, आउटपुट में। यहाँ पास हम मोटर में इनपुट लिख सकते हैं, इनपुट में हमने पावर दिया था, किसमें दिया था, इनपुट में। इनपुट मतलब निवेशी और निर्गत मतलब आउटपुट मतलब निर्गत। तो आउटपुट में यहाँ पास क्या मिला हमको, शाफ्ट पर यांत्रिक शक्ति। आउटपुट में शाफ्ट पर आउटपुट लिख सकते हैं पास, आउटपुट पर शाफ्ट पर यांत्रिक शक्ति। तो हमको यहाँ पास यांत्रिक शक्ति मिल गई। यांत्रिक शक्ति मतलब मैकेनिकल पावर, किसमें मिली, शाफ्ट पर हमको मिली। तो ये मैकेनिकल पावर मिल गई। अब इस मोटर की हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल दक्षता देखेंगे और मैकेनिकल दक्षता देखेंगे। इसके बाद दोनों को गुणनफल करके हम ओवरऑल दक्षता निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे,
ओवरऑल दक्षता को हम निकालेंगे। तो यहाँ पास ओवरऑल जो इसकी दक्षता होगी तो हमको निकल आएगी, मिल जाएगी। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, जो दक्षता निकालते हैं उसको आउटपुट बटा इनपुट हम लेते हैं। दक्षता में क्या लेते हैं, आउटपुट बटा इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पास हम दक्षता को किससे, नीटा से दर्शा रहे हैं। और कौन सी दक्षता को हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल दक्षता को निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल दक्षता होगी जो हमने इलेक्ट्रिकल जहाँ पास दिया, ये इलेक्ट्रिकल दक्षता होगी। तो इलेक्ट्रिकल दक्षता की क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट है। तो इलेक्ट्रिकल दक्षता जो हम निकालेंगे तो आउटपुट बटे इनपुट को हम निकालते हैं दक्षता में। तो आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट हमारा ई बी है। तो यहाँ पास आउटपुट ई बी और आई ए है। तो फिर इनपुट क्या है, इनपुट हमारी वी आई ए है। तो वी आई ए हमारी इनपुट है। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि ये कट भी जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, फिर ई बी मिलेगा और यहाँ पास भी मिलेगी। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल दक्षता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल दक्षता इसको हम बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल दक्षता में हमने देखा कि हमको जो फाइनली मिला तो यह चीज़ मिला। तो इसको हम बैक ईएमएफ बटे वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल दक्षता बोलते हैं। यह चीज़ आपको याद रखना है। तो बैक ईएमएफ बटे वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल दक्षता बोलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं मैकेनिकल दक्षता को, यांत्रिक दक्षता को। तो फिर यांत्रिक दक्षता हमारी क्या होगी, यांत्रिक दक्षता क्या होगी। तो यांत्रिक दक्षता है तो मीटर से दर्शाएंगे। अब हम इलेक्ट्रिकल निकाल लिए, निकालेंगे किसको, मैकेनिकल को निकालेंगे, मैकेनिकल दक्षता। तो मैकेनिकल दक्षता बराबर क्या हो जाएगा, दक्षता तो दक्षता आउटपुट बटे इनपुट हो जाएगी। तो मैकेनिकल पावर हमको कहाँ से मिलना प्रारंभ हुई, तो मैकेनिकल पावर हमारी जो शाफ्ट में हमको पावर मिली, बैक ईएमएफ मिली, तो वो हमको यहाँ से मिली। यांत्रिक शक्ति जो मैकेनिकल पावर है, यांत्रिक शक्ति है, वो हमको यहाँ से मिली। तो वह इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हमको मिलना प्रारंभ हुई तो इसका यह इनपुट हो जाएगा। और जो हमको फाइनली यहाँ पास मिली वो उसका आउटपुट हो जाएगा। तो दक्षता क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट होती है, आउटपुट बटे इनपुट होती है दक्षता। तो आउटपुट में हमारा क्या है, शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति लिख सकते हैं। यहाँ पास लिखेंगे हम शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति, पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति बटे ये क्या है, आउटपुट है, आउटपुट बटे इनपुट, ये दक्षता हो जाएगी। और यहाँ पास इनपुट में क्या हो जाएगी, ई बी आई ए हो जाएगी। तो यहाँ पास हमारी ये मैकेनिकल दक्षता है। अब हम ओवरऑल दक्षता की बात करते हैं, किसकी, ओवरऑल दक्षता की बात करते हैं। तो यहाँ पास ओवरऑल दक्षता हमारी जो निकल के आएगी, ओवरऑल दक्षता जो हमारी निकल के आएगी, तो यहाँ पास इन दोनों दक्षता का क्या होगी, गुणनफल होगी। तो यहाँ पास हमारी ये हो गई इलेक्ट्रिकल दक्षता गुणे हमारी यहाँ पास हो गई मैकेनिकल दक्षता। तो ये दोनों दक्षता का क्या होती है, गुणनफल होती है। अब दोनों दक्षता का हम मान यहाँ पास इलेक्ट्रिकल का रखते हैं और यहाँ पास हम क्या रखते हैं, मैकेनिकल का रखते हैं। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जब हम मान रखते हैं तो हमको देखने को ये मिलता है फाइनली कि यहाँ पास ई बी आई ए एक समान है, ऊपर नीचे है तो सीधे ही कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति, शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति, और यहाँ वोल्टेज और एम्पियर जो हम शुरू में दिए हैं पावर को, वो हमारी मिलेगी। तो फाइनली जो ओवरऑल दक्षता है तो आउटपुट बटे इनपुट हमको यही मिलेगी, क्या मिलेगी, आउटपुट बटे इनपुट मिलेगी। तो यहाँ पर हम आउटपुट में शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति लिखेंगे। यहाँ पास आउटपुट भी लिख सकते हैं आप, आउटपुट में आउटपुट पर शाफ्ट में प्राप्त
यांत्रिक शक्ति लिखेंगे। अब पूरे के बट्टे में क्या लिखेंगे, भी आई ए लिखेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो हमारी ओवरऑल दक्षता हो जाएगी, तो आउटपुट बटे इनपुट हमारी ओवरऑल दक्षता हो जाएगी। तो इसकी फिर दक्षता कितनी होगी आपको मैंने पहले ही बता रखा। तो इस मोटर की जो दक्षता होती है, तो फाइनली जो इसकी दक्षता होती है, ओवरऑल जो दक्षता होती है, जो इसकी ओवरऑल दक्षता होती है कितनी होती है, 85 से 90% होती है इसकी दक्षता होती है। तो मोटर की जो दक्षता होती है, मोटर की कौन सी मोटर की, डीसी मोटर की जो दक्षता होती है, तो 85 से 90% होती है दक्षता होती है। 85 से 90% इसकी दक्षता होती है। तो कैसे पावर फ्लो होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वाले फार्मूले को इलेक्ट्रिकल दक्षता बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, इस वाले फार्मूले को बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने इससे पहले शंट और सीरीज मोटर में जो हमने अभिलक्षण पढ़ा, उसका एक आध दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो उसको हम यदि धारा और टार्क में क्या परिवर्तन होता है, कैसे बढ़ाने पर, तो इसमें हम अब इरेज करते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले यहाँ पास हम शंट मोटर को ले लेते हैं। क्या शंट मोटर को लेते हैं, शंट मोटर से संबंधित यहाँ एक क्वेश्चन को हम डालते हैं। एक शंट मोटर यहाँ हम ले लेते हैं 20 एम्पियर पर 54 न्यूटन मीटर की टार्क को क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो यहाँ पास हम 10 ले लेते हैं, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। यहाँ पास 20 एम्पियर पर कितना न्यूटन मीटर की टॉर्क उत्पन्न करेगा। यहाँ पास कौन सा मोटर है, शंट मोटर है। तो इसको आप बनाइए, जो इससे पहले क्लास अटेंड किया होगा उसको आसानी से समझ में आया होगा और वह बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकता है। तो जो शंट मोटर होती है, वह जो धारा और टार्क में संबंध होता है, क्या धारा और टार्क में जो संबंध होता है, उसका संबंध बहुत इजी होता है। क्या होता है, तो टार्क होता है हमारा आर्मेचर टार्क, और हाँ धारा जो होती है तो ये होती है अनुक्रमणपाती होती है, डायरेक्टली अनुक्रमणपाती होती है। तो इस प्रकार से इसको हम पहला टार्क और पहली धारा मान लेते हैं। तो समीकरण हो गया हमारा 1। अब हमको दूसरा टार्क और दूसरी धारा निकालनी है, दूसरा टार्क और हमको दूसरी धारा निकालनी है। तो हम इस प्रकार से कुछ बना लेंगे, इसकी हम इजी मेथड भी बताएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, पहली धारा और दूसरी धारा का दूसरे समीकरण का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। तो आर्मेचर टार्क बटे 2, यहाँ पास आर्मेचर टार्क 1 बराबर IA2 बटे
IA1। तो यहाँ पास इसका हम मान को रखेंगे। I2 का मान क्या निकाल TA का मान क्या करना है, हमको निकालना है। और यहाँ पास TA1 का मान हमको दिया है। TA1 क्या है, यहाँ पास आर्मेचर टार्क है। तो पहले वाले आर्मेचर टार्क हमको कितना दिया है, 54 दिया है। बराबर हमको आर्मेचर करंट दूसरी कितनी दिया है, दूसरी हमको दिया है आर्मेचर करंट यहाँ पास 2 दिया है। सॉरी, यहाँ पास जो करंट का मान दिया है तो 2 दिया है। तो यहाँ पास कितना, 2 नहीं 20 दिया है। तो यहाँ पास 20 लिख दिया। अब जो पहली करंट है तो हमारी कितनी होगी, पहली करंट हमारी यहाँ पास 10 होगी। तो ये पहली करंट है, तो इसको हम लिखेंगे 10 लिखेंगे। 0 0 माइनस हो जाएगा और यहाँ 54 दूनी कितना निकल आएगा, 54 दूनी हमारा 108 निकल आएगा। 54 दूनी 108 निकल जाएगा। तो हमारा फिर फाइनली T2 बराबर मतलब जो दूसरी टार्क होगी वो कितनी होगी, जो दूसरी टार्क होगी हमारी 108 होगी। 108 एम्बुलेंस का नंबर। चलिए, तो 108 यहाँ पास क्या होगी, 108 न्यूटन मीटर हमारा यहाँ पास टार्क होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पास धारा जो दिया था तो धारा का मान हमारा 54, धारा का मान 10 एम्पियर था और उसकी क्या थी, 54 न्यूटन मीटर थी। तो आपने देखा कि डायरेक्टली अनुप्रानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पास क्या किया, 10 से 20 एम्पियर धारा दुगुना बढ़ा दिया। तो दुगुना बढ़ाने पर यहाँ पास न्यूटन मीटर भी दुगुना हो जाएगा। क्यों दुगुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अनुप्रानुपाती हुआ है। अब अलग तरीके से भी आता है जो सीरीज होता है। तो सीरीज मोटर की जो आर्मेचर टार्क होती है वो कैसी होती है, डायरेक्टली स्क्वायर होती है, वर्ग के अनुपाती होती है। तो सीरीज मोटर में अलग होती है। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसको आप डायरेक्टली भी दोगुना कर सकते थे और आप आंसर ला सकते थे, क्योंकि वह सीधे ही अनुपाती होती है। ओके, इसको हम इरेज करें। आप नोट कर लिए होंगे सभी। ओके, अब हम सीरीज के बारे में देखते हैं। एक हम क्वेश्चन सीरीज का देख लेते हैं। सीरीज से कैसे आपको बनेगा क्वेश्चन। तो सीरीज में हम देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनता है। एक सीरीज मोटर 3 एम्पियर पर 20 न्यूटन मीटर की टार्क को उत्पन्न करता है। तो 6 एम्पियर पर कितना न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न करेगा। इसको बनाइए आप। यहाँ पास सीरीज मोटर है। कौन सी मोटर है, सीरीज मोटर है। तो फिर सीरीज मोटर में कितना न्यूटन मीटर टार्क उत्पन्न करेगा। तो सीरीज मोटर हम क्या देखते हैं, पहले यहाँ पास सीरीज मोटर का संबंध देखते हैं टार्क से, आर्मेचर करंट से। टार्क और आर्मेचर करंट का हम सीरीज मोटर में संबंध देखते हैं। तो ये जो टार्क होता है और यहाँ पास आर्मेचर करंट होती है, वो क्या होती है, आर्मेचर करंट सीधे ही स्क्वायर होती है। स्क्वायर होती है, शुरू में बताया था क्या होती है, जब तक सैचुरेट नहीं होती तो वह वर्ग के अनुपाती क्या चलती है, वह सीधे ही उसकी टार्क चलती है। तो ये चीज़ हमने बता रखा है। तो यहाँ पास हमने पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण अनुपाती हमारा यहाँ पास हो जाएगा। दूसरा समीकरण यहाँ पास पहली करंट, तो पहली करंट ये हो गई इसके अनुपाती। यहाँ पास दूसरी जो हमारी दूसरी यहाँ पास हमारी समीकरण बना लेंगे, क्योंकि दूसरी हमको निकालना है। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसका हम क्या लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या लेते हैं हम, यहाँ पास रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं।
तो आर्मेचर टार्क 2 बराबर आर्मेचर टार्क 1 बराबर आर्मेचर धारा 2 आर्मेचर धारा 1, इसके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। यही आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने की बात है कि इसके वर्ग होते हैं। तो पहली टार्क क्या है, दूसरी टार्क क्या है, दूसरी टार्क हमको नहीं दिया है, हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है। तो दूसरी टार्क हमको क्या करना है, निकालना है। तो फिर पहली टार्क कितना दिया है, पहली टार्क हमको 20 न्यूटन मीटर दिया है, यहाँ पास 20 हो जाएगा। दूसरी धारा क्या है, दूसरी धारा हमको 6 एम्पियर दिया है, तो यहाँ पास 6 एम्पियर और इसके वर्ग। पहली धारा क्या है, पहली धारा हमको 3 एम्पियर दिया है, तो यहाँ पास 3 एम्पियर और यहाँ वर्ग हो जाएगा। तो फिर इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, 6 छक्का 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 3 तिकाई 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36 हो जाएगा। तो यहाँ पास 4 और 20, 20 चौका 80 हो जाएगा। तो फिर जो दूसरा टार्क है तो कितना हो जाता है, जो दूसरा टार्क है हमारा निकल के आता है फाइनली वो 80 न्यूटन मीटर आता है। कितना आता है, 80 न्यूटन मीटर आता है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पास T2 20, तो 20 चौका 80, ठीक है, आ गया होगा लगभग सभी का आंसर आ गया होगा। तो ऐसे इसको बनाते हैं। ओके, सभी नोट कर लिए होंगे। अब हम जो मेन टॉपिक लेके आने वाले थे उस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, स्पीड कंट्रोल, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल। तो डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डीसी मोटर को हम किस तरीके से नियंत्रित करते हैं, फार्मूले की सहायता से हमको समझने में आसानी होगी। आप तो सिंपल जानते हैं कि वोल्टेज घटा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, लेकिन हमको पढ़ना कैसे होता है, यहाँ पास थ्योरिकली पढ़ना होता है, तो जो फार्मूले की सहायता से हम पढ़ते हैं। तो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल मतलब गति नियंत्रण। तो गति नियंत्रण हम कैसे करेंगे, डिस्ट धारा मोटर का हम गति नियंत्रण कैसे करेंगे। तो यहाँ पास डीसी मोटर में हम उस फार्मूले को देखेंगे जिसमें गति नियंत्रण की बात किया हो। तो वह फार्मूला हमारा है, कौन सा फार्मूला है, एन अनुप्रानुपाती, यहाँ पास होगा हमारा EB/5। इस फार्मूले में क्या किया है, गति नियंत्रण की बात किया है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पास फॉलो करेंगे। तो ये फार्मूला हमको कहाँ से निकल के आया है, ये फार्मूला हमको निकल के आया था हमारे बैक ईएमएफ से निकल के आया था। ये फार्मूला हमारा बैक ईएमएफ से निकल के आया था। उसी को हम लिख दिए हैं, इस फाई को क्या कर दिए हैं, यहाँ पास फाई को हम अपान में लिख दिए हैं और एन अनुपाती हम यहाँ पास ए बी लिख दिए हैं। तो ये बैक ईएमएफ से हमको फार्मूला आया था जो स्पीड को हमको बताता है। तो यहाँ पास स्पीड में क्या बताता है, यदि उसकी बैक ईएमएफ बढ़ती है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, यदि फ्लक्स पोल की जो फ्लक्स है, फ्लक्स यदि बढ़ती है तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो यह फार्मूला में यह संबंध बताता है। अब बैक ईएमएफ बराबर हम जानते हैं कि बैक ईएमएफ क्या होती है। तो बैक ईएमएफ जो हमारी टोटल वोल्टेज थी और उस वोल्टेज में जो हमारी बैक ईएमएफ क्या थी, जो हमारी टोटल वोल्टेज थी, टोटल वोल्टेज से हमारी कम होती है क्या, बैक ईएमएफ। कम क्यों होती है, क्योंकि बैक ईएमएफ में जो होती है तो हमारी क्या होती है, कुछ यहाँ पास प्रतिरोध होने की वजह से क्या होता है, हमारी लॉस हो जाता है। इसलिए जो हमारी वोल्टेज होती है उस मेन वोल्टेज सोर्स से क्या होती है, बैक ईएमएफ कम होती है। तो बैक ईएमएफ बराबर इतना बताया था और यहाँ पास फाई जो कहते हैं हमने उतार दिया। तो ये होती है हमारी जो
कंट्रोल करने की, स्पीड को कंट्रोल करने की जो विधि होती है, तो इस हम फार्मूले की सहायता से विधि को हम देख सकते हैं। अब इसमें हम किन किन विधियों से हम यहाँ पास इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो हमको जो यहाँ पास शब्द दिखेंगे, जो हमको दिखेगा उसी के माध्यम से हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पास जो हमको पहला दिखता है वो है हमारा हाई। तो फ्लक्स को हम कंट्रोल कर, बढ़ाकर और घटाकर उसके गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जो आर्मेचर होती है, तो आर्मेचर में रिहोस्टेट लगा के, प्रतिरोध लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसके धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। और धारा को नियंत्रित करने पर हमारी ओवरऑल क्या होगी, यहाँ पास माइनस है तो घट जाएगा और हमारे स्पीड में अंतर उत्पन्न हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगी। जो तीसरी मेथड है, तो हम इसमें वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को नियंत्रित करके हम इसके स्पीड को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन तीन विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। तो तीन विधि वह कौन सी है और कैसे करते हैं, इन विधि को देख लेते हैं नाम, इसके बाद हम इस विधि को पढ़ते हैं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड यहाँ पास हो गई। इसको हम बोलेंगे क्षेत्र अभिवाह नियंत्रण विधि। क्षेत्र अभिवाह नियंत्रण विधि। तो ये हमारी क्षेत्र अभिवाह फ्लक्स जो फाई है, नियंत्रण विधि हो गई। और दूसरी जो है, तो आर्मेचर रिहोस्टेट कंट्रोल मेथड। तो इसको इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी लिखेंगे, आर्मेचर रिहोस्टेट नियंत्रण विधि, हिंदी में भी लिखेंगे उसी प्रकार से। और जो तीसरी है हमारी वोल्टेज, जो वोल्टेज सोर्स है, तो उन वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करके हम वोल्टेज सोर्स को घटा बढ़ाकर हम इसके गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड ये हमारी तीन विधि होती है। आपको याद रखने की बात यह है कि ये जो हमारी क्षेत्र विधि है, कौन सी विधि है, क्षेत्र विधि है। इस विधि के द्वारा हम गति को क्या करते हैं, ओनली फार क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। गति को हम ओनली फार बढ़ाते हैं, मात्र और मात्र, केवल और केवल इसमें क्या करते हैं, गति को बढ़ाते हैं। तो इस विधि से हम गति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पास गति को बढ़ाते हैं, गति को इसमें हम बढ़ाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, गति को हम घटाते हैं, गति को घटाते हैं, इसमें गति को घटाते हैं। यह वाली जो विधि होती है, तो हमारी क्या होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, उच्च दक्षता की होती है। यह वाली जो विधि होती है, इसकी दक्षता क्या होती है, इसकी एफिशिएंट अच्छी होती है, क्या होती है, अच्छी होती है, इसकी दक्षता अच्छी होती है, उच्च होती है। लेकिन इन दो विधियों की जो दक्षता है, तो वह क्या होती है, कम होती है। और तो खासकर आपको हम बता दें कि इसमें जो प्रतिरोध वाली जो विधि है, जिसमें हमने प्रतिरोध लगाया है, तो प्रतिरोध सीधे ही I² R लॉस करता है, क्या करता है, I² लॉस मतलब पावर की खपत करता है। तो यह वाली विधि बहुत ही खराब होती है, सबसे रद्दी विधि होती है। तो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि रद्दी विधि है इसका यूज नहीं करेंगे। यह पावर की खपत करता है, मात्र और मात्र खपत करता है, बाकी नियंत्रित करने के लिए ये भी तरीका बेस्ट होता है। सिर्फ यही दिक्कत है इसमें कि ये क्या करता है, पावर की खपत कर लेता है। और इसमें अभिवाह नियंत्रण में, इसमें फ्लक्स को हम क्या करेंगे, फ्लक्स को इसमें हम घटाएंगे, तो इसकी स्पीड में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये वाली अच्छी उच्च एफिशिएंट वाली मेथड है। वोल्टेज सोर्स सप्लाई कम दे देंगे, तो इसमें वोल्टेज को कम करने पर हमारी जो स्पीड है तो कम हो जाएगी, वोल्टेज को कम करने पर स्पीड कम हो जाएगी।
अब हम इसमें देखते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि को देखते हैं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि को देखेंगे, क्षेत्र अभिवाह नियंत्रण विधि को, इसको हम पढ़ते हैं कि कैसे इसमें हम गति को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पास जो हमारा पहला था क्षेत्र अभिवाह गति नियंत्रण विधि, इसको लिखेंगे हम फील्ड फ्लक्स स्पीड कंट्रोल विधि मेथड। तो इसमें हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम शंट मोटर की स्पीड को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। कौन सी मोटर की, यहाँ पास हम शंट मोटर की स्पीड को हम नियंत्रित करेंगे। तो यहाँ पास आप शंट लिख लेंगे तो अधिक बेटर होगा। चलिए यहाँ पास पहले है, यहाँ पास लिख देते हैं हम शंट मोटर। कौन सी मोटर को, हम शंट मोटर को। तो शंट मोटर की जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से इसकी होती है बाइंडिंग होती है। ये हो गई शंट मोटर की बाइंडिंग। अब शंट मोटर की बाइंडिंग जो हो गई, तो इसको हम शंट मोटर को कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। इस प्रकार से बनाने के बाद हम यहाँ पास आर्मेचर को लगा देंगे और यहाँ पास कार्बन ब्रशेस वगैरह को लगा देंगे। अब इसको हम मेन जो पोल है, इस पोल को हम क्या करेंगे, पोल को किसी न किसी प्रकार से हम पोल की जो फ्लक्स है उस फ्लक्स की मान को हम क्या करेंगे, बढ़ाएं और घटाएंगे। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं, वीडियो आपको क्लियर दिख रही है, आपको वीडियो क्लियर दिख रही है, ओके वीडियो क्लियर दिख रही है। तो इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पास इसके हम फ्लक्स को घटाए और बढ़ाएंगे। कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पास एक हम प्रतिरोध को लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक हम प्रतिरोध को लगा देते हैं और इस प्रतिरोध की सहायता से हम क्या करते हैं, इसके फ्लक्स को यहाँ पास हम इसके फ्लक्स को घटाते और बढ़ाते हैं। तो ये हो गई हमारी इस प्रकार से वेरिएबल प्रतिरोध हो गया। और यहाँ पास हमने जब वोल्टेज दिया तो धारा का क्या हुआ, प्रवाह हुआ। धारा कुछ आर्मेचर में आई और कुछ धारा कहाँ आई, धारा हमारे कुछ आई यहाँ पास शंट फील्ड में आई। शंट फील्ड में हमारी धारा आई, तो हमको जब शंट फील्ड का क्या होगा, प्रतिरोध पता होगा, तो इस धारा को हम निकाल सकते हैं। जो वोल्टेज देंगे सीधे ही हमारी फील्ड में आएगी और फील्ड में समांतर में सीधे ही पूरा वोल्टेज हमको मिलेगी और इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा जिसको हम आर मान लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें हमने क्या किया, अब हमारी शून्य लोड की क्या है, कंडीशन पर है। यह मोटर हमारी कैसी है, शून्य लोड की कंडीशन पर है। तो शून्य लोड की कंडीशन पर यह मोटर की जो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड जो हमारी होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड का फार्मूला हमने देखा था यहाँ पास EB बैक EMF बाय यहाँ पास फाई। तो बैक EMF को हम यहाँ पास कुछ नहीं कर रहे हैं, बैक EMF हमारी क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, नियत है, इसको हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पास बैक EMF को हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम मात्र और मात्र यहाँ पास फील्ड को करेंगे, क्योंकि हमने अभिवाह की बात किया है, फ्लक्स की बात किया है। तो इसकी स्पीड क्या है, अभी इसमें धारा का प्रवाह क्या है, शून्य है, तो शून्य होगी, तो यहाँ पास स्पीड क्या होगी, अनंत होगी। स्पीड अनंत होगी इसमें। चलिए, तो इसमें स्पीड क्या होगी, हाई होगी, इसमें स्पीड हाई होगी। तो इसमें धारा का प्रवाह जब शून्य हो रहा, स्पीड हाई होगी, अनंत नहीं बोल सकते हैं, अनंत स्पीड होती है जड़ी मोटर की।
अनंत स्पीड होगी श्रेणी मोटर की, इसमें हमारी स्पीड अनंत नहीं होगी। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, अब इस जो फ्लक्स का मान है, शंट फील्ड के फ्लक्स का जो मान है, तो इस फ्लक्स के मान को हम क्या करते हैं, धारा को, जब हम यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही, तो धारा प्रवाहित हो रही, इस प्रतिरोध को हम मान के क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अभी प्रतिरोध का मान हम मान लेते हैं कि अभी हमने प्रतिरोध का मान यहाँ पास 0 रखा है, सीधे ही इसको धारा मिल रही। तो इस स्थिति में जो इसकी स्पीड होगी, यहाँ पास जो फ्लक्स बनेगा, धारा पूरी इससे प्रवाहित होगी, तो जो फ्लक्स बनेगा तो मैक्सिमम बनेगा। और मैक्सिमम फ्लक्स की स्थिति में यहाँ पास जब फ्लक्स ज़्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगी, मोटर की जो स्पीड होगी यहाँ पास, तो यहाँ पास क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पास धारा को हम क्या करते हैं, धारा को हम प्रवाहित कराने के लिए, इस फील्ड फ्लक्स से धारा को प्रवाहित कराने के लिए हमने यहाँ पास प्रतिरोध को, इस फील्ड फ्लक्स को हमने यहाँ प्रतिरोध में जोड़ दिया। अब धारा यहाँ से प्रतिरोध से प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाह का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धारा जब हमारी प्रतिरोध से प्रवाहित होगी तो फील्ड फ्लक्स में प्रवाहित कम होगी, और जब फील्ड फ्लक्स में धारा का प्रवाह कम होगा तो फिर हमारा बनने वाला जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो शंट फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जब शंट फ्लक्स यहाँ पास क्या होगा, कम होगा, शंट फ्लक्स यहाँ क्या हुआ, कम हुआ, तो फिर शंट फ्लक्स कम होने से स्पीड यहाँ पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस विधि के द्वारा हम क्षेत्र अभिवाह गति नियंत्रण विधि के द्वारा हम स्पीड को क्या किए, बढ़ा दिए। तो इस विधि के द्वारा हम स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पास इस विधि के द्वारा स्पीड को हम बढ़ाते हैं। स्पीड इसमें बढ़ गई मतलब इसकी दक्षता भी फिर अच्छी हो गई। स्पीड बढ़ गई मतलब इसकी दक्षता क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो यहाँ पास स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ये शंट मोटर में स्पीड को हम इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। लेकिन इसकी पावर की बात करें तो पावर यहाँ पास फिर क्या होगी, पावर यहाँ पास क्या होगी, स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन बात करें हम पावर की तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V², यहाँ पास R होता है। तो यहाँ प्रतिरोध को हमने क्या किया, प्रतिरोध को बढ़ाया है, प्रतिरोध के मान को बढ़ाया है। पहले यहाँ से मैंने जोड़ के रखा था तो प्रतिरोध का मान क्या था, कम था। अब इसके बाइंडिंग को मैंने यहाँ से जोड़ के रख दिया, प्रतिरोध का मान अधिक हो गया। इस बाइंडिंग को मैं यहाँ से जोड़ के रख दूंगा, प्रतिरोध का मान और अधिक हो जाएगा। तो प्रतिरोध के मान को हमने अधिक किया मतलब बढ़ाया, तो प्रतिरोध के मान को हमने बढ़ा दिया। तो प्रतिरोध के मान की बढ़ाने से पावर क्या हुई, कम हो गई, घट गई। तो फिर इसकी पावर क्या होती है, घट जाती है, इसकी पावर घट जाती है। तो इस प्रकार से हम क्षेत्र अभिवाह गति नियंत्रण विधि द्वारा मोटर को हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल गति को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गति को हम इनक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको यह देखने की चीज़ें हैं। मान लीजिए चलती हुई मोटर, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि चलती हुई मोटर जो हमारी है, किसी कारणवश इसकी फील्ड वाइंडिंग क्या हो गई, ओपन हो गई, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई, तो फिर हमारी मोटर की जो गति होगी वो क्या होगी, मोटर की गति होगी क्या होगी। तो फील्ड वाइंडिंग किसी प्रकार से ओपन हो गई तो हमारी धारा मात्र और मात्र आर्मेचर से प्रवाहित होगी। आर्मेचर से प्रवाहित होगी तो फील्ड वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो धारा प्रवाह का मान 0 हो गया। तो वहाँ पास फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। फ्लक्स का मान 0 होने पर यहाँ पास 0 से किसी चीज़ में हम भाग देते हैं तो वो भाग क्या कर देता है, इतना भगा देता है कि उसको अनंत तक भगा के छोड़ेगा। तो इस मोटर की जो स्पीड होगी तो क्या होगी, इनफिनिटी होगी, अनंत होगी। प्रैक्टिकली होता नहीं है लेकिन थ्योरिकली जो पढ़ते हैं तो अनंत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पास आदर्श तो कुछ है नहीं। आदर्श यहाँ पास कोई कंडक्टर का मान 0 होगा नहीं, और यहाँ पास 0 मैंने मान लिया मतलब आदर्श कंडीशन में माना। आदर्श कंडीशन में क्या होगी, अनंत होगी। तो यहाँ पास स्पीड की मान क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो आप सोचेंगे कि फिर हमने लोड लगा के रख दिया अच्छा खासा और इसको स्पीड अनंत में घुमाएंगे तो हमारी मोटर अच्छी खासी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह बाइंडिंग जब निकल जाएगी, किसी कारणवश हट जाएगी, तो वह मोटर में यदि लोड लगा है, लोड को बढ़ाते जाते हैं आप, तो फिर उसकी आर्मेचर बाइंडिंग को क्या करेगी, लोड को खींचने के लिए अधिक टार्क उत्पन्न करना पड़ेगा। अधिक टार्क उत्पन्न करेगी मतलब अधिक धारा उसको चाहिए, अधिक धारा इधर से प्रवाहित होगी तो आर्मेचर बाइंडिंग जल के सत्यानाश हो जाएगी। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगी, लोड बढ़ जाएगा तो आर्मेचर बाइंडिंग जल जाएगी यहाँ पास। तो आपको जैसे ही पता चलता है
वहाँ पास आप हैं तत्कालीन, तो वह मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है निकल गई है, अलग हो गई है, तो आपको उस मोटर को बंद कर देने में ही भलाई है। उसमें छेड़खानी कुछ आगे बढ़ा के चलाते नहीं रहना है, नहीं तो आर्मेचर वाइंडिंग के पास जल जाएगी। तो ये आपको लॉजिकली सवाल है, इसमें आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये हो गई हमारी क्षेत्र अभिवाह गति नियंत्रण विधि हो गई। अब हम दूसरी जो पढ़ते हैं, तो हमने दूसरा क्या लिखा था, एक वोल्टेज लिखा था और एक रिहोस्टेड वाली। तो पहले हम रिहोस्टेड वाली देख लेते हैं और वोल्टेज वाली के लिए हम उसमें यूज़ करेंगे किसमें, बार्ड लियोनार्ड मेथड का। तो बार्ड लियोनार्ड मेथड को हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम इसमें रिहोस्टेड विधि को हम देख लेते हैं। रिहोस्टेड विधि को देखेंगे तो रिहोस्टेड हम प्रतिरोध लगाकर किस प्रकार से हम इस विधि को नियंत्रित करते हैं, इसको आपने समझ गए होंगे। अब हम प्रतिरोध लगाकर क्या करते हैं, वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं। शंट मोटर को ही नियंत्रित करेंगे। यहाँ पास केवल और केवल शंट मोटर की बात हो रही है, ना कि सीरीज और अदर मोटर। अब हम रिहोस्टेड विधि के द्वारा देखेंगे, स्पीड को कंट्रोल करेंगे। आर्मेचर रिहोस्टेड स्पीड कंट्रोल मेथड। मैंने अपने नए मार्कर का उद्घाटन नहीं किया आज, थोड़ा बहुत तो कर दे। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पास ये हो गया, ये हो गया। ये नए मार्कर दो हमारे यहाँ हैं मेहमान, इसका उद्घाटन मैंने कर दिया। अब यहाँ आर्मेचर रिहोस्टेड स्पीड कंट्रोल मेथड, इसको हम आर्मेचर में रिहोस्टेड लगाकर कैसे इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे। आर्मेचर में रिहोस्टेड लगाकर कैसे हम इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हमको मोटर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटर हमको बनाना इतना आसान हो गया कि हम लोग यूँ ही बना सकते हैं, चाहे कास्टली हो और चाहे इकोनॉमिकल ना हो। तो यहाँ पास हमने इस प्रकार से क्या बना लिया, मोटर की मैन्युफैक्चरिंग कर ली, निर्माण कर लिया। अब यहाँ आर्मेचर को लगाते हैं। तो आर्मेचर को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर में रिहोस्टेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्मेचर में रिहोस्टेड लगाएंगे। तो आर्मेचर में कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पास रिहोस्टेड लगा दिया। आर्मेचर में हमने यहाँ पास क्या लगा दिया, रिहोस्टेड लगा दिया, ये लग गई। अब यहाँ पास क्या हुआ, आर्मेचर को हम लगा देते हैं, ये आर्मेचर हो गया, हो गया आर्मेचर। आर्मेचर को हमने यहाँ पास से क्या किया है, इस प्रकार से जोड़ दिया है, जोड़ा नहीं है, अब जोड़ दिया है। आर्मेचर में जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज देते हैं, सिरे का हम चयन कर लेते हैं, प्लस और माइनस, और यहाँ पास से क्या देते हैं, फिर वोल्टेज को देते हैं। ये हो गया, हम वोल्टेज दिए। यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, और तो और धारा आर्मेचर में आई, और धारा कहाँ आई, हमारी शंट फील्ड में आई, जो हमारी फ्लक्स को यहाँ पास क्या की, यहाँ पास फ्लक्स को हमारे क्या की, कंट्रोल की, फ्लक्स को उत्पन्न की। तो इसमें गति नियंत्रण का जो फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो एक ही फार्मूला वो क्या है, EB/5 बराबर V माइनस IA, V माइनस I A RA/5। तो इसमें हमने किसको यहाँ पास छेड़खानी किया है, यहाँ पास जो आर्मेचर, यहाँ पास आर्मेचर है, उसके करंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पास प्रतिरोध लगा दिया। तो आर्मेचर करंट को नियंत्रित करने के लिए हमने क्या किया, प्रतिरोध लगा दिया। तो आर्मेचर के करंट को यहाँ पास हम नियंत्रित करेंगे। मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि इसमें जो हमने वोल्टेज दिया है इस मोटर में, तो वोल्टेज वो कितने दिए हैं, हमने यहाँ पास 200 वोल्टेज दिए हैं। कितने दिए हैं, 200 वोल्टेज दिए हैं। और इस आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न होता है। तो मान लेते हैं कि इस आर्मेचर का प्रतिरोध हमारे पास यहाँ 0.1 कितना है, ओम है, 0.1 ओम है। तो फिर हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं कि कितनी
यहाँ पास कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास हम धारा प्रवाहित कितनी होगी इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास हम देख लेंगे कि इसमें जो वोल्टेज होगी मिलने वाली, यहाँ पास जो वोल्टेज होगी, फाइनली हम वोल्टेज की बात करते हैं। तो यहाँ पास जब हम प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रतिरोध को घटाते बढ़ाते हैं और हमको यहाँ पास प्रतिरोध, यहाँ पास हमको वोल्टेज है, वोल्टेज मिल गया है। तो वोल्टेज जब मिल गया तो हम प्रतिरोध और आर्मेचर की मान को निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम निकाल लिए हैं, जो यहाँ पास आर्मेचर करंट है वो कितनी है, 100 एम्पियर है। कितना है, 100 एम्पियर है। वोल्टेज हमारा कितना है, 200 है। और यहाँ आर्मेचर करंट को हम 100 एम्पियर मान लेते हैं। यहाँ पास जो प्रतिरोध है, आर्मेचर प्रतिरोध है, तो ये आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान यहाँ पास है हमारा 0.1 ओम है। तो 0.1 ओम है। अब इसको हम क्या किए, यहाँ पास प्रतिरोध के मान को अभी हमने कुछ नहीं किया है, घटाया बढ़ाया नहीं है। तो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान जो है तो यहाँ से सीधे डायरेक्टली ही जुड़ा है। तो आर्मेचर का मान सीधे ही जुड़ा है, तो फिर आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, बहुत ही कम है। कितना है, 0.1 ओम है। अब 0.1 ओम है, तो इसको जब हम 100 से गुणा किए तो क्या हुआ, यह 10 हो गया, 10 हो गया। अब 200 में जब 10 हमारा घट गया तो कितना मिला हमको, 190 वोल्ट मिला। तो यहाँ पास हमने प्रतिरोध को कुछ नहीं किया, प्रतिरोध जो हमारा है आर्मेचर में तो कितना मिल रहा है, इसको जब हमने सप्लाई दिया तो सप्लाई देने पर क्या हुआ, इसमें 200 वोल्ट दिया तो इसको 190 वोल्ट यहाँ पास मिल गया। अब इस आर्मेचर के प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, लगाए हैं तो देखने के लिए तो नहीं लगाए हैं, इसका हम उपयोग करेंगे। उपयोग कैसे करेंगे, इस आर्मेचर के प्रतिरोध को हमने पहले शुरू में जोड़ा था, यहाँ पास जोड़ा था। अब इसके हम यहाँ पास जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ने के बाद हम और प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, तो हम कुछ क्षण के लिए यहाँ जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को हम बढ़ाकर यहाँ पास हम जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध को बढ़ाकर मैंने यहाँ पास जोड़ दिया। तो प्रतिरोध को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, प्रतिरोध को बढ़ा दिया। तो यह जो प्रतिरोध है, यह RT जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो पहले वाला जो प्रतिरोध था हमारा कितना था, यहाँ पास पहले वाला प्रतिरोध था RT जो था प्रतिरोध, ये RT हमारा 0.1 था, 0.1 था। अब इस RT प्रतिरोध को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब हम इसकी स्पीड को देखते हैं। तो यहाँ पास हमको जो वोल्टेज मिल रही थी 200 वोल्ट मिल रही थी, करंट जो मिल रही थी 100 एम्पियर हमको मिली थी। अब इस प्रतिरोध के मान को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो RT प्रतिरोध हमने यहाँ पास था मेरा पहले से, और हमने यहाँ ले लेते हैं हम कि RT प्रतिरोध से RA प्रतिरोध हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, RA प्रतिरोध। या तो फिर इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जो आर्मेचर प्रतिरोध है तो वो पहले आर्मेचर प्रतिरोध था। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना था, यह 0 था। अब जो हमने प्रतिरोध को बढ़ा दिया, मतलब नया प्रतिरोध ला दिया, तो उसका हम मान क्या ले लेते हैं, RT ले लेते हैं। ये जो पहले का प्रतिरोध था ये RA प्रतिरोध था, इसको हम प्रतिरोध RA ले लेते हैं। और जो प्रतिरोध हमने बढ़ा दिया तो इस प्रतिरोध का मान हम RT मान लेते हैं। तो आर्मेचर प्रतिरोध जो था वो हमको कितना मिला था, यहाँ पास आर्मेचर प्रतिरोध जो हमको 10 वोल्ट मिला था, 10 ओम मिला था। आर्मेचर प्रतिरोध 10 ओम मिला था, जिससे हमको कितनी मिली थी, 190 मिले थे। जब हमने प्रतिरोध को बढ़ा दिया तो यहाँ पास 100 एम्पियर धारा और RT पहले वाला प्रतिरोध, और हमने एक RA पहले वाला प्रतिरोध, RA पहले वाला प्रतिरोध, और यहाँ पास RT जो हमारा है, ये हम प्रतिरोध को बढ़ा दिए तो हमारा जो नया प्रतिरोध है वो RT प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को फिर हम RT प्रतिरोध को कितना हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पास RT प्रतिरोध को हमने बढ़ा दिया जो, तो 0 पॉइंट हमारा बढ़ के कितना हो गया, 4 ओम हो गया, 4 ओम हो गया। तो फिर हम यहाँ पास 200 वोल्टेज दिए और 100 एम्पियर की जो धारा दिए, 100 एम्पियर की धारा। RA प्रतिरोध हमारा 0.1 ओम था, और प्लस यहाँ RT जो प्रतिरोध है तो RT प्रतिरोध हमने बढ़ा दिया तो 4 ओम हो गया, 0.4 ओम हो गया। तो 0.4 ओम हो गया। इसको जोड़ने पर हमको मिला कितना, 0.5 ओम मिला। तो 0.5 हम क्या किए, 0.5 को हम इस 100 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा कितना मिल गया, 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ मिला हमको, 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 50 मिला, 50 मिला। तो यहाँ हो गया हमारा 50 हो गया, और यहाँ 200।
तो 200 में 50 गया तो फिर हमको कितना मिला, यहाँ पास हमको मिला, तो सीधा और सीधा मिला 150 वोल्ट मिला, यहाँ पास 150 वोल्ट मिला। तो यहाँ पास देखें कि जब आर्मेचर के प्रतिरोध को हमने बढ़ाया तो यहाँ पास स्वतः ही जो वोल्टेज का मान है तो वो क्या हुआ, घट गई, स्वतः ही वोल्टेज का मान घट गई। तो इस प्रकार से आर्मेचर के प्रतिरोध के मान को हम बढ़ाकर वोल्टेज को जो ओवरऑल इसमें रिजल्टेंट है उसके मान को हम कम कर सकते हैं। तो शुरू में जब हमने प्रतिरोध को नहीं जोड़ा था तो 1 ओम था आर्मेचर प्रतिरोध, प्रतिरोध के मान को जैसे ही बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान हमारा बढ़ गया, 0.4 हो गया, 0.4 हुआ तो फिर हमारे पास वोल्टेज का मान क्या हुआ, घट गई, घट के 150 हो गई। तो यहाँ पास इससे माइनस चिन्ह लगा है तो इसका जो प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध बढ़ाने से माइनस हो जाएगा, तो जो मेन वोल्टेज थी उससे तो कम ही होगा। तो यहाँ पास 200 वोल्टेज से हमारी कितना आ गई, 150 वोल्टेज आ गई। तो फिर इसको मिलने वाली जो वोल्टेज है, इसको जो मिलने वाली वोल्टेज है तो फिर क्या होगी, वोल्टेज यहाँ पास कम हो जाएगी। तो मिलने वाली वोल्टेज यहाँ पास कम हो गई, तो वोल्टेज को कम होने से यहाँ क्या हुआ, वोल्टेज को कम होने से यहाँ आर्मेचर में क्या हुई, इसके जो स्पीड है तो आर्मेचर की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज घट गई, यहाँ पास वोल्टेज घट गई तो बैक ईएमएफ घट गई, बैक ईएमएफ घटने से हमारी स्पीड घट जाएगी, एक दूसरे के यह क्या है, अनुकरणपाती है। यहाँ पास हम फ्लक्स को नगण्य माना था, फ्लक्स को हम क्या माने थे, नियतांक माने थे, क्योंकि फ्लक्स में हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पास वोल्टेज में क्या हुई, हमारे कमी हुई, जिससे बैक ईएमएफ में कमी हुई, बैक ईएमएफ में कमी होने के कारण यह आर्मेचर की स्पीड में कमी कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आर्मेचर की स्पीड में यह कमी कर दिया, मतलब आर्मेचर को या आर्मेचर की गति को कम कर दिया। इस विधि के द्वारा हम आर्मेचर की गति को बढ़ा नहीं सकते हैं, ओनली फॉर हम इसको घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा मात्र और मात्र हम घटा सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, हम घटाते हैं इसको, स्पीड को। इस विधि में क्या लगा है, हमारा आर्मेचर लगा है, प्रतिरोध लगा है, रिओस्टेट लगा है, तो यह पावर की हानि करेगा, यह पावर की क्या करेगा, हानि करेगा, जो I² R करेगा, जिससे हमारी शक्ति की खपत होगी, और शक्ति की खपत होने से इसकी दक्षता क्या होगी, घट जाएगी, दक्षता घट जाएगी। तो फिर यहाँ इसका दक्षता घटने पर इसकी कहेंगे कि क्या है, यह खर्चीली है, इसका एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो यह कैसी है, खर्चीली है, पावर की क्या करती है, खर्चा करती है, तो इसको हम बोलेंगे खर्चीली विधि है, यानी खराब विधि है। तो इसमें ये चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को घट जाने से इसमें जो स्पीड में चेंजेस हो रहा है, स्पीड में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा। तो इसके स्पीड में क्या होती है, रेपिडेट चेंज होता है। रेपिडेट मतलब तत्काल, इसको मान लीजिए स्पीड में, इसको घूमते हुए स्पीड में चेंज हो रही, स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, तो रेपिडेट उसको बोलेंगे, जो मतलब तत्काल स्पीड को क्या करती है, चेंज कर दे रही है, तो उसको रेपिडेट चेंजेज बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेपिडेट चेंजेज बोलेंगे। इस प्रकार से रेपिडेट चेंजेज। तो रेपिडेट चेंजेज मतलब तत्काल परिवर्ती, तत्काल चेंज हुई, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, तत्काल चेंज हो जाती है। तो तत्काल चेंज हो जाने से, इसमें तत्काल चेंज होने से इसके आर्मेचर में धारा भी क्या होगी, तत्काल बढ़ेगी घटेगी, तत्काल बढ़ेगी घटेगी, जिससे इसके आर्मेचर को डैमेज होने से दिक्कत हो सकती है। आर्मेचर का मान इसमें क्या हो रही है, यहाँ से धारा को हम बढ़ा घटा रहे हैं प्रतिरोध करके, तो इसके आर्मेचर में सीधे ही झटका लगेगा, तो आर्मेचर भी डैमेज हो सकता है। तो आर्मेचर को डैमेज होने से या रेपिडेट चेंज से होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर के समांतर क्रम में एक हम यहाँ पास प्रतिरोध को लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक यहाँ पास हम प्रतिरोध को लगा देते हैं, और इस प्रतिरोध को हमने लगा दिया, मतलब इसके धारा को जो इधर से आ रही थी उस धारा के मान को हमने इधर साइड डाइवर्ट कर दिया, साइड से निकाल दिया, पास में से उसके निकाल दिया। तो इस प्रतिरोध को हम डाइवर्टर प्रतिरोध बोलेंगे, क्योंकि आर्मेचर की धारा को क्या कर दिया, यह डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट प्रतिरोध।
तो आर्मेचर में लगा है इसलिए हम इसको आर्मेचर डाइवर्ट प्रतिरोध बोलेंगे। आर्मेचर डाइवर्ट प्रतिरोध, तो यहाँ पास आर्मेचर डाइवर्ट प्रतिरोध को हम लगा देते हैं, इसको हम आर्मेचर डाइवर्ट प्रतिरोध हम बोलते हैं। तो इस किसके लिए हमने लगाया कि यह जो रेपिडेट चेंजेज है, रेपिडेट चेंज हो रही थी, रेपिडेट चेंज को हम इसको अनुपयुक्त नहीं थी, रेपिडेट चेंज क्या थी, अनुपयुक्त नहीं थी, इसीलिए इसको हम रेपिडेट चेंज को क्या किए, रेपिडेट चेंज को कम करने के लिए जो तत्काल परिवर्ती हो रही थी, धारा का मान कम ज़्यादा हो रहा था, उसको हम मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पास डाइवर्ट प्रतिरोध का उपयोग कर लिया। तो यह तत्काल जो परिवर्तित हो रही थी अनुपयुक्त नहीं थी, अब तत्काल परिवर्तित हो रही है, तो उसको उपयुक्त हम बनाने के लिए रेपिडेट चेंजेस का प्रयोग कर लिया। तो इस मोटर के कंट्रोल विधि में आर्मेचर के रिहोस्टेड स्पीड से हम इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो इतनी चीज़ हमने आज सीख लिया। क्या चीज़? स्पीड कंट्रोल की दो चीज़ हमने सीख लिया, जो हम शंट में क्या किए, आर्मेचर और उसके फील्ड में हमने परिवर्तित करके स्पीड कंट्रोल किया। इससे पहले भी उसके एफिशिएंसी को देख लिया और शक्ति प्रवाह को देख लिया, दक्षता को देख लिया, लॉसेस को देख लिया, बहुत सारी चीज़ों को आज हमने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेके आने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो लेके आने वाले हैं आपके लिए, वो रहेगा हमारा तीसरी मेथड, जो शंट मोटर की कंट्रोल करने की जो मेथड होगी, वोल्टेज मेथड, वो होगी हमारी लियोनार्ड मेथड होगी। तो उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वो कल तक अपलोड हो जाएगी। सो थैंक्स अभी तक हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड डे।